हेलो एवरीवन। तो आज हम आ गए हैं अपने सेकंड लेक्चर पर। तो आज ही हमारा दूसरा वीडियो है। हम शुरू कर चुके हैं अपना इग्नू की एमए हिस्ट्री सीरीज़, जिसमें हमने यूनिट 1 डिस्कस करा था MHI 101 का। तो यूनिट 1 जिसमें हम पढ़ रहे हैं अर्ली ह्यूमन सोसाइटीज़, इसका पहले पार्ट में हमने इंट्रोडक्शन देखा था। आज हम इसके सोर्सेज ऑफ स्टडीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो द पास्ट विच हैज़ बीन रिकंस्ट्रक्टेड बिलोंग्स टू एन एरा व्हेन आवर एंसेस्टर्स डिड नॉट नो राइटिंग। तो यहाँ पर देखा जाए तो हम उस समय की बात करेंगे जब लोगों को पढ़ना लिखना नहीं आता था। ये प्री पैलियोलिथिक की ये पहले की बात है, जब लोगों को पढ़ना लिखना नहीं आता था। क्योंकि हमें जितने भी एविडेंस मिले हैं, हमें कब से मिलना शुरू हुए हैं, जब लिटरेरी सोर्सेज आए, कॉइन्स वगैरह आए, व्यापार की चीज़ें मिली। उसके पहले का हमें कुछ नहीं पता है। तो हमने उसके पहले की जो जानकारी है वो हमने कार्बन डेटिंग करके और भी अलग अलग रिसोर्सेज से हमने जानकारी इकट्ठी करी, आर्कियोलॉजिस्ट ने। और हमने एक हिस्ट्री क्रिएट करी कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ होगा, ऐसे लोग रहे होंगे, कार्बन डेटिंग के आधार पर, साइंस के आधार पर, अलग अलग चीज़ों के आधार पर। तो देखा जाए तो हिस्टोरियंस हैव लर्नड अबाउट आवर एंसेस्टर्स बाय स्टडिंग बोन्स, स्टोन्स, टूल्स ऑफ दोस टाइम। अब लोगों ने कैसे पता करा? क्योंकि लोग पहले पढ़ते लिखते तो थे नहीं, इतने ज़्यादा एडवांस भी नहीं थे। तो उनकी हड्डियों को उठाया और जो उन्होंने टूल्स बनाए थे स्टोन के, उनको देखा। जैसे कि हमने पढ़ा हुआ है पुरानी क्लासेस में पहले के, जो पहले टूल्स थे वो पहले रफ थे, फिर वो धीरे धीरे शार्प हुए और बोन्स में कार्बन डेटिंग करके हमें जानकारी मिलती है। अब आर्कियोलॉजी हैज़ बोरोड फ्रॉम ऑलमोस्ट एवरी डिसिप्लिन ऑफ साइंस टू डिसाइफर द मीनिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम पास्ट। A typical excavation team today consists of a network of scholars who will examine human and animal bones, medical and veterinary sciences, plants, botanists, and use radiocarbon dating फिजिसिस्ट। अब देखा जाए तो ये जो पूरी जानकारी है अलग अलग लोगों से इकट्ठी करी गई है, फिर उसके बाद एक हिस्ट्री क्रिएट करी और बनाया गया है। जैसे कि हड्डियों के बारे में जानकारी, इंसानों के बारे में जानकारी कि अब पहले थे, क्या हमारे वो एंसेस्टर्स थे, उनका डीएनए मैच करके या फिर अलग अलग तरीके से जानकारी ली गई है। अब बहुत सारे लोग अलग अलग चीज़ की स्टडी करते हैं, कोई फिजिसिस्ट होते हैं, कोई वेटनरी होते हैं, कोई बॉटनिस्ट होते हैं। तो इन सब से हमने डेटा लिया, फिर उसके बाद हमने हिस्ट्री क्रिएट करी, जानकारी ली, हमें पता चला ये हमारे सोर्सेज ऑफ स्टडी हैं। टू बी एबल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ थिंग्स, historians have learned from the insight provided by studies of foraging societies surviving in the modern times। अब foraging का मतलब क्या होता है, यहाँ पे मीनिंग निकाला हुआ मैंने, जो भोजन के लिए एक जगह से दूसरी जगह घूमते हैं। तो पहले के जो लोग थे वो क्या करते थे, जो पहले थे एंसेस्टर्स, वो लोग एक जगह से दूसरी जगह पे घूमते थे। उनका परमानेंट सेटलमेंट नहीं था, ना तो वो एग्रीकल्चर करते थे, ना वो कुछ एक जगह पे टिकते थे। वो खाने की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते थे। तो जो पहले की सोसाइटी थी वो घूमतू तरीके की सोसाइटी थी। द स्टडी ऑफ कंटेम्प्रेरी फॉरेजिंग पीपल whom we assume to be living in environment and patterns similar to our ancestors help us understand the pre-literate past better। पर जो हमारे आज के लोग हैं वो उसको किस तरीके से निकालते हैं, जैसे कुछ एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, देखा जाए तो वो पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं कि पहले कौन आया होगा, किस तरीके की स्पीशीज़ रही होगी, चाहे वो जानवर की हो, चाहे फिर वो इंसानों की क्यों ना हो। कुंग बुशमैन कैरिड आउट बाय एंथ्रोपोलॉजिस्ट लाइक आर बी ली हैव गिवन अस मैनी इंसाइट्स अबाउट द हंटिंग गैदरिंग मोड ऑफ लाइफ। अब जो आर बी ली हैं, ये एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने जानकारी दी है कि जो पहले के टाइम के थे तो वो हंटिंग और गैदरिंग थे। मतलब पहले वो मारते थे और चीज़ों को इकट्ठा करते थे और अपना भोजन चलाते थे, एक दो दिन चलाते थे जब तक उनका खाना सड़ नहीं जाता था, फिर दूसरे को जाते थे और कच्चा मांस ही खाते थे। वन न्यू एरिया ऑफ रिसर्च विच हैज़ helped historians is the study of non-human primates। Scholars like Jane Goodall have studied the behavior of chimpanzees in the wild। अब क्या हुआ, एक चिंपैंजी है, जो जानते हैं, आप सभी जानते होंगे चिंपैंजी कौन है, एक बंदर जैसा। तो माना गया है कि जो चिंपैंजी है वो एक ऐसा मतलब एक ऐसा जीव है जो कि टूल्स का इस्तेमाल कर सकता है। इंसानों के अलावा एक जानवर ऐसा है जो कि टूल्स का इस्तेमाल कर सकता है। तो इस वजह से उसको एक थोड़ा बहुत इंसान माना गया है और वो बहुत अक्लमंद जानवर ही माना गया है। अर्लियर इट वॉज बिलीव दैट ह्यूमन्स वर द ओनली टूल यूजिंग एनिमल्स। इसके पहले बस इतना ही समझा जाता था, जब तक इन्होंने रिसर्च नहीं करी थी, कि सिर्फ इंसान ही है जो कि, और सिर्फ जानवर तो कोई है ही नहीं है, सिर्फ इंसान ही है जो कि टूल्स वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। पर चिंपैंजी भी एक अक्लमंद व्यक्ति है, व्यक्ति तो नहीं कहेंगे, एक ऐसा जानवर है जो कि टूल्स का इस्तेमाल बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है। गुडॉल हैज शोन दैट चिंपैंजीज टू यूज टूल्स, इट इज़
in the midst of this past that some of the greatest landmarks of human history are hidden. We shall deal with some of the turning points in human history. अब होता क्या है कि एक धुंध की तरह है हिस्ट्री, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि अभी तक भी डिसाइफर नहीं हुई हैं, पर कब क्या डिसाइफर हो जाए, क्या चीज़ जानकारी मिल जाए हमें, है ना, तो हिस्ट्री वहीं पर एक नया मोड़ ले सकती है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हैं जो हमें पता हैं, तो ये हिस्ट्री एक अनुमानित है। जैसे किसी को कुछ सोर्सेज मिल गए तो उन्होंने फिर अनुमान लगा दिया कि अच्छा ऐसा हुआ होगा, अच्छा ऐसा हुआ होगा, बट एक्चुअल चीज़ किसी को नहीं पता कि एक्चुअल में हुआ क्या होगा। हमने जानकारी ली, इकट्ठा करा, कंकाल लिया, उस पर देखा, तो हमने एक अंदाज़ा बनाया है, चाहे वो हड़प्पन सिविलाइजेशन भी क्यों ना हो। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि सब अनुमानित हैं, हमें एक्चुअल चीज़ नहीं पता, हमें वहाँ से पता है जहाँ से हमें लिटरेरी सोर्सेज मिलते हैं, जो एक्चुअल सोर्सेज मिलते हैं, तो वहाँ तो हमें एग्जैक्ट है कि हाँ ये व्यक्ति थे, ये राजा महाराजा थे और इन लोगों ने इतने तक रूल किया है, क्योंकि उसके हमारे पास एक परफेक्ट सोर्सेज हैं। बट उसके पहले की अगर बात करी जाए और भी बहुत पहले की, तो हमें उसके एक्चुअल सोर्सेज नहीं मिलते हैं, तो ये अनुमानित लगाया जाता कि अच्छा ऐसा हुआ होगा। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और बतानी थी, जो मैं आपको समझा रहा हूँ तो ये आपको बुक से भी रीड करना है। अगर आप सोचें कि मैं पढ़ा रहा हूँ अब हो जाए, अगर हाँ आप साथ साथ रीड करते जाएँ, जैसे कि मैंने पूरा PDF डाला हुआ है, तो साथ साथ रीड करते जाएँ, तो हाँ वो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। इसलिए मैं एक एक चीज़ आपको लाइन पढ़ के समझा रहा हूँ, ताकि आपको दोबारा से ना पढ़ना पड़े। पर फिर भी अगर आप एक बार और रीडिंग कर लेंगे, आपका रिवीजन हो जाएगा, और आप थोड़ा एक बार और देख लें वीडियो, तो उससे भी आपको दिक्कत नहीं होगी एग्ज़ाम टाइम में। अब हम देखते हैं ओरिजिन्स ऑफ ह्यूमंस। ह्यूमन ओरिजिनेटेड इन अफ्रीका। अब बोला जाता है कि जो ह्यूमंस का ओरिजिनेशन है वो अफ्रीका में हो, फिर धीरे धीरे करके वो एक जगह से दूसरी जगह गए। आर अर्लीस्ट नोन एंसेस्टर्स आर कॉल्ड ऑस्ट्रेलोपिथिकस। अब देखिए क्या हो सकता है कि जो मैं प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूँ, हो सकता है कि उसमें भूल चूक माफ़ी अगर कुछ गलती हो जाए, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन हो सकता है मैं सही बोल रहा हूँ और मुझसे अच्छा प्रोनाउंसिएशन आप कर सकते हो। तो अगर जैसे मैं कुछ गलत करता हूँ तो आप गूगल भी कर सकते हैं, आप एक बार रीचेक कर सकते हैं, आप उसमें देख सकते हैं, है ना। तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगा अगर मुझसे कुछ भी गलत होता है तो प्रोनाउंसिएशन के लिए। रिमेन्स ऑफ द ऑस्ट्रेलोपिथेसियंस have been found in fossils dating from about 2 to 4 million years ago at such sites at Laetoli in Tanzania and Heather in Ethiopia. Analysis of skeleton material of which the famous Lucky discovered at Heather is an example. अब ये कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं कि कौन सा कंकाल कहाँ पे मिला गया है, कहाँ कहाँ किस जगह पे मिला गया है, और वो कितना पुराना है। 2 to 4 मिलियन ईयर्स अगो इतना पुराना कंकाल है, और वो किस जगह पर मिले गए हैं, फॉसिल्स मिले गए हैं, जिसको हम कहते हैं फॉसिल डेटिंग हुई है। ऑफ विच द फेमस लूसी डिस्कवर्ड एट हैदर इज एन एग्जाम्पल। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट है तो आप इसको देख सकते हैं, है ना। प्लस अमेजिंग फुटप्रिंट्स प्रिजर्व्ड इन वॉल्केनिक एश एट लायतोली शोज दैट Australopithecus walked bipedally. Guess what was their height? About 3.8 feet shorter than many 11 years old. अब इसमें बोला गया है कि उस टाइम पे ये जो कार्बन डेटिंग करके जो कंकाल हमें मिले हैं, तो उसमें माना गया कि जो आज के 11 ईयर्स ओल्ड बच्चे हैं उतने हाइट तक के हमें स्केलेटन वगैरह मिले गए हैं। तो मतलब इतनी कम हाइट के हमारे ऐसे पूर्वज थे, देखा जाए तो ह्यूमंस इस तरीके से थे पहले। दिस एक्चुअल में देखा जाए तो पहले जो हम हैं वो प्रॉपर ह्यूमन बन चुके हैं, जैसे हम कहलाते हैं होमोसेपियंस। हमारे जो पहले थे वो एक्चुअल पूरे नहीं बने थे, कुछ उनका बंदर जैसे थे, जो हम कहते हैं कि बंदर हमारे पूर्वज हैं, तो उस टाइप से थे। अब इसमें वैरायटी आती हैं, ऐप होते हैं, है ना, सब अलग अलग होते हैं थोड़े। ओल्ड्स ऑफ आर टाइम्स, हाउ कुड सच ऐप लाइक क्रिएचर बी कॉल्ड आर एंसेस्टर। अब इसमें बोला गया, ये क्वेश्चन उठाया गया कि वो एक जो ऐप जैसा दिखने वाला, मतलब जो बंदर जैसा दिखने वाला हमारा एंसेस्टर कैसा हो सकता है, जो कि हाइट में भी छोटा है। तो एक वही है जो कि 2 पाँव पे चलता था, बाकी जितने भी जानवर हैं वो 4 पैर पे चलते हैं, पर एक वही था जो 2 पैर पे चलता था, और हम भी 2 पैर पे चलते हैं, इस वजह से उसको हमारा एंसेस्टर्स माना गया है। दिस इज बिकॉज अमंग द एनिमल्स ऑफ his kind humans alone walk on 2 feet. Other animals walk on all 4. The bones of this ape-like structure shows that it walked on 2 feet. ठीक है, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। Except for their bipedal gait, these Australopithecines probably looked a lot like modern chimps. मतलब वो है ना मॉडर्न चिम्स, जो आज का हमारा चिंपैंजी उसकी तरह दिखते थे। It now appears that several different species of Australopithecines lived for a period of 2 million years or more in East and Southern Africa. The diet of the Australopithecines consisted largely of gathered plant foods. अब बोला गया है कि वो बहुत सारे प्लांट्स को इकट्ठा करते थे और खाते थे, और उनको बोला गया एस्ट्रेलोपिथिसीन्स, है ना।
ये बोली गई है टर्म, तो आप ये थोड़ा ध्यान रखें। और फिर एक जगह से दूसरी जगह वो माइग्रेट भी करें, क्योंकि वो एक जगह तो टिकते नहीं थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, तो अफ्रीका के बाद वो अदर पार्ट्स में भी गए हैं वर्ल्ड के। Experts do not agree as to which kind of Australopithecine was the ancestor of the next important fossil hominid। अब कुछ इसमें है, जैसे कि हम होमो सेपियन से वैसे ही है होमो हेबिलिस, है ना, और होमो इरेक्टस, ये हमारे पूर्वज माने गए हैं। मतलब धीरे धीरे एवोल्यूशन तो होता है हर चीज़ का, तो ये धीरे धीरे एवोल्यूशन हुआ, उसके बाद हम बने होमो सेपियंस। द लेटर अपीयर्ड अराउंड 2 मिलियन ईयर्स अगो इन ईस्ट एंड साउथर्न अफ्रीका। द ब्रेन ऑफ एच हिबिलिस showed a definite increase in size over Australopithecus. H. habilis made stone tools early human societies, some of which were undoubtedly used to butcher meat. They subsisted on plant food and meat। अब देखा जाए तो खाने पीने का इंतज़ाम कुछ प्लांट्स खाते थे और कुछ साथ साथ मीट भी खाते थे। और देखा जाए तो वो अलग अलग तरीके से खाते थे। एग्जाम्पल के तौर पे वो जो माइग्रेटरी बर्ड वगैरह भी आते थे, तो वो हर तरीके का फूड खाते थे। विच दे स्केवेंज एच हिबिलिस इज कंसिडर्ड एंसेस्ट्रल ऑफ एच इरेक्टस। ठीक है, अब ये जो होमो हेबिलस हैं, ये होमो इरेक्टस के एंसेस्टर्स माने गए। हु अपीयर्ड, मतलब देखिए लिखा ना, एच हिबिलिस इज कंसिडर्ड एंसेस्ट्रल माने गए एच इरेक्टस के। who appeared in Africa about 1.5 million years ago. In the next million years, our ancestors moved out of Africa. Their remains have been found in China, Java and Europe। यहाँ देखिए remains पाए गए हैं, मतलब वो एक जगह नहीं थे, वो कई जगह थे। H. erectus showed a further increase in brain size। अब इनके जो H. erectus था, ये जो थे, इनकी जो ब्रेन का साइज़ है वो थोड़ा सा बड़ा पाया गया, मतलब वो ज़्यादा अक्लमंद पाए गए हैं। और देखिए मोर एडवांस टूल्स, वहाँ पर हंटिंग गैदरिंग करने के लिए उन्होंने बहुत एडवांस टूल बनाए हैं, और साथ ही साथ जो फायर वगैरह आग जलाने के लिए भी अच्छे तरीके से कुछ टूल यूज़ करे गए हैं। When our ancestors became non-vegetarian, they tapped a new source of food energy. Animals like deer converted vegetations often not consumed by humans into meat. When they hunted migratory birds and animals, humans began to draw food nutrients from a wide range of resources। अब बोला क्या था, मैंने बताया था कि जो अलग तरीके से जो माइग्रेटरी बर्ड एनिमल्स वगैरह आते थे, उन्होंने साथ में इनके बैठ के साथ में मतलब ये पूरे इकट्ठा रिसोर्स करा गया, तो अलग अलग रिसोर्स से उनको न्यूट्रिएंट मिलते थे, सब चीज़ें खाते थे वो। Animals, human began to draw food nutrients from a wide range of resources. Animals migrating from places far off were bringing food supplies from areas which live beyond the range of human groups. H. erectus lived for about 1 million years. About 350,000 years ago appeared another species called a Neanderthal man। देखिए एक नई स्पीशीज आ गई इसमें, उसके पहले तक ये चली है और ये इतने समय तक रहेगी। ये जो मैंने हाईलाइट करा है ये इंपॉर्टेंट है। दे वर शॉर्ट, स्टॉकी एंड हैड पावरफुल फिजिक। अब ये जो दूसरे थे, ये थोड़े हाइट में छोटे थे, स्टॉकी थे और थोड़े से फिजिक में थोड़े पावरफुल थे। नेवरथलेस दे टू वर नॉट क्वाइट ह्यूमन, पर वो भी ह्यूमन की तरह, इंसानों की तरह नहीं थे पूरे। दे यूज्ड स्टोन टूल्स ऑल राइट, बट दे डिड नॉट हैव लैंग्वेज और आर्ट। अब देखिए उनके पास टूल्स तो उन्होंने यूज़ करे, पर हर कोई इंसान नहीं बन पाया, हम होमो सेपियंस ही रहे, क्योंकि उनके पास सब कुछ तो था, स्टोन टूल्स थे, पर उनके पास लैंग्वेज और आर्ट नहीं थी जो शो कर सकें। अगर लैंग्वेज और आर्ट होती तो अब वो लिखना पढ़ना जानते और हम भी उनके बारे में जानते, और फिर हमें जो हिस्टोरियंस हैं उनको दिक्कत नहीं होती जानकारी इकट्ठी करने में। Our environment was shaped by natural forces, which in turn shaped our evolutionary path. Nature created different kinds of environments like hot or cold weather conditions, dry deserts or wet river valleys, sea coasts and mountains. Temporal variants produce changes and modifications, some of which led to evolutionary changes। तो हमारा ये आज का पार्ट 2 था। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया हो, कुछ अच्छे समझ में आया हो, और दोबारा देख सकते हैं वीडियो को तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा, और रिवीजन करके जाइएगा एग्ज़ाम के टाइम पे। और कल हम अपना पार्ट 3 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम होमो सेपियंस के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।